कैसे हैं बालको आप सब? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। आज हम वापस फिर लाइव हैं एक और डेमो क्लास लेकर कक्षा 12 के लिए। कल मैंने थोड़े से बेसिक रूल्स बताए थे टेंस और सेंटेंस के बारे में, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो कोर्स हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पहला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में वो ग्रामर सेक्शन में 2 नंबर का आता है। अब जब 2 नंबर का आता है तो उसको करने के लिए जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे वो सबसे पहले हमें टेंस और सेंटेंस की जानकारी उससे पहले होना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कल जो है बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाली थी टेंस और सेंटेंस के बारे में। टेंस और सेंटेंस के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंटरमीडिएट का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन अगर चाहें तो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। वैसे आगे हाई स्कूल की क्लास में ये टॉपिक भी होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की जो ग्रामर की जो बुक है, चाहे वो फ्लाइट हो न्यू स्टाइल हो जो भी हो, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ही है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बेहतर समझ में आएगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे सकता है कि उन्हें कौन सा टॉपिक या क्या बात समझ में नहीं आई है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है होता क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। इससे ना हुआ ना ये क्या करना होगा भैया? देखो एक मिनट, मैंने उस पर क्लिक किया था। देखो सुनो, पहले रुको, पहले मुझे रुको। ये जी हम आ गए अपनी मेन टैब में। ठीक है, इसमें आ गए हम। देखो शेयर ना ठीक है, हमने यहाँ से कर दिया। ये क्या कह रहा है? ऑटो ऑल्सो शेयर टैब ऑटो। नहीं ऑटो नहीं होगा, यहाँ से करना ही पड़ेगा विंडो ये वाला। अरे यार मैं जगह देख लिया। अब भैया अब देखो यहाँ पेज ये दिखने लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक दिखने है। लगा तो तुम करो प्रिंट का काम। चलो कोई मैं नहीं, यही देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
ये हो गया हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन की आखिर ये चीज होती क्या है। सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको अगर हिंदी में हम देखेंगे तो ये होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या है ये? प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन को ऐसे भी कह सकते हैं कि दो वक्ताओं के द्वारा आमने सामने कही गई बात। आमने सामने कही गई बात। डायरेक्ट का मतलब है कि जब हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने, बात करने का माध्यम चाहे जो भी हो, लेकिन जब हम आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और तो वो हमारा है डायरेक्ट स्पीच, यानी प्रत्यक्ष कथन। क्या है वो? प्रत्यक्ष कथन। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। ये अप्रत्यक्ष कथन को बाल को समझ सकते हैं हम ऐसे करके, जैसे मान लीजिए हम दो आपस में बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात को कोई तीसरा पर्सन सुने, हमारी बात को कोई तीसरा पर्सन सुने, और जब वो व्यक्ति हमारी कही गई बात को किसी चौथे पर्सन को बताए, किसी चौथे पर्सन को बताए, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। मतलब उसने कहीं से बात सुनी और फिर अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दिया। गांवों में या अक्सर तुमने देखा होगा कि किसी ने बात बताई थोड़ी सी, अब वो जितनी बार बात अलग अलग मतलब जितनी जगह बढ़ेगी, वो धीरे 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 बात फैलती चली जाएगी। बात फैलती मतलब हर बताने वाला वक्ता, आगे बताने वाला वक्ता या उस बात को आगे बढ़ाने वाला जो भी माध्यम है, वो उसमें थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करता चला जाएगा, यानी कि उसे अपने शब्दों में उसका वखान करता चला जाएगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि अगर हम गांव की बात करें तो उनके बताने में कोई एक्यूरेसी होती नहीं है, कोई रूल्स ऑफ द ग्रामर होता नहीं है, तो वो जैसे चाहे तोड़ मरोड़ की बात को रख सकते हैं। लेकिन हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हमारे पास रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं है बात को कहीं से उठा के कहीं पे पटक दिया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पाए भाई? डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच की दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे ने सुनी और उसे चौथे को जाके बता दिए। चौथे से मतलब कि चाहे फिर वो 10 व्यक्ति हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, या आगे चाहे जितने व्यक्तियों को भी वो बताए। ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। अब बालकों, इसमें आगे हम बात करने वाले हैं, अब मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल के लिए हम कोई जैसे he said comma inverted comma I am ill comma। फॉर एग्जाम्पल के हमने ये ले लिया। अब ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस। ये पूरा जो है, जो देख पा रहे हैं आप, ये पूरा है डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस। तो इसके दो पार्ट हैं। इसके दो पार्ट हैं। ये पहला वाला जो पार्ट है, मतलब कोमा से बाहर का जो पार्ट है, ये है रिपोर्टिंग पार्ट। क्या है ये? रिपोर्टिंग पार्ट। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला,
इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये है रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट। तो इसके दो भाग हैं, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेहतर तरीके से समझना है, यानी ऐसे इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपको एक ही स्ट्रोक में अगर इसको समझना है तो आपको इन पार्ट्स की जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना इन पार्ट की जानकारी हुए हमारा काम चलने वाला नहीं है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के टॉपिक के अंदर। तो ये तो बात हुई जो हमारा बुक्स में लिखा है, बुक्स में लिखा है या जो ग्रामर कहता है। अब यहाँ सेकंड ओपिनियन एग्जाम्पल के लिए एक और सेंटेंस ले रहे हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 1 और ये हो गया हमारा नंबर 2। अब ये हो जाएगा सी said to me, comma, inverted comma, so. She was a thief, comma, बंद। एक एग्जाम्पल हो गया ये। अब ये रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट ये तो बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें समझना है बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक ये मेरा रूल्स है कि इसको हम कैसे करके डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस में सबसे पहली चीज क्या होती है? हम नॉर्मली सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट। हालांकि होता ये भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसको हम इसमें बोलते हैं स्पीकर। ये हो गया हमारा स्पीकर। और ये जो सैड है ये वाला, ये हमारा हो गया ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला जो मी है ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले कितने पार्ट थे? 2। अब कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। अब कितने पार्ट हो गए? अब 4 पार्ट हो गए। सबसे पहला पार्ट हमारा ये सी, स्पीकर। स्पीकर मतलब वक्ता। क्या है ये? वक्ता। वक्ता शब्द की हिंदी पढ़ने से ही पता चल रहा है। वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। वक्ता मतलब बात को कहने वाला। वक्ता मतलब बात को कहने वाला। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाला, ये जो पार्ट है तुम्हारा ये वाला, ये सैड। ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इस वक्ता ने जो बात कही, यानी बात को कहने का समय है। ये बात को कहने का समय है। ये बात हमारी किस समय में कही जा रही है। उसके बाद ये जो मी है ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बात को सुनने वाला। मतलब बात किसके बीच चल रही है? सी और मी के बीच। सी और मी के बीच। तो सी किससे बात कर रहा है? सी बात को कह रहा है और मी क्या कर रहा है? बात को सुन रहा है। मी क्या कह रहा है? बात को सुन रहा है। तो बात को सुनने वाला
ऑब्जेक्ट। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये वाली इन्वर्टेड कोमा के अंदर चाहे सेंटेंस एक शब्द का हो और एक के बाद चाहे फिर जब तक ये कोमा एक बार शुरू होकर कोमा बंद ना हो तब तक वो एक ही बार में कही गई क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच को पढ़ के जैसे लग रहा है कि भाषण है ये पूरा, क्या है, यानी सी ने जो मी को भाषण दिया पूरा, इस सी ने इस मी को जो पूरा भाषण दिया वो ये है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो ये सी के द्वारा कही गई बात, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात जो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो टोटल क्या होती है, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है वो, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये चार पार्ट तुम्हें जो है ना बहुत ही सावधानी से इनको चाहे नोट कर लेना और कहीं पे, क्योंकि ये चार पार्ट आपको बार बार यूज में आने वाले हैं। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ ये जो टोटल पूरा आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देख रहे हैं ही सेड, या इसके पीछे भी अगर हम टू में ऐड करते हैं तब भी ये रिपोर्टिंग पार्ट है। रिपोर्टिंग पार्ट, ये बात तो सही है रिपोर्टिंग पार्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट में क्या क्या चीज होती हैं ये मैंने इसको अलग अलग डिवाइड करके तुमको दिखा दिया है। सबसे पहला होता है इसमें स्पीकर, फिर होती है रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड पार्ट में केवल रिपोर्टेड स्पीच होती है, केवल रिपोर्टेड स्पीच होती है। समझ में आए बेहतर, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए पार्ट, पार्ट को हमने समझ भी लिया कि किसका क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है। स्पीकर मतलब बात को कहने वाला, यानी बात को करने वाला। रिपोर्टिंग वर्ब बात करने का समय वो शो करती है कि अगर सेज, टेल्स, से है तो बात प्रेजेंट में कही गई, सैड, टोल्ड या कुछ और वर्ड है तो बात पास्ट में कही गई। और इनसे पहले अगर बिल से, सेल से या बिल टेल, सेल टेल अगर लग रहा है तो इसका मतलब है बात फ्यूचर में कही जाएगी, यानी ये बात जो है बात करने का समय बताती है। तीसरा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बात को सुनने वाला, बात को सुनने वाला। सी जिससे बात कर रहा है, यानी सी की बात कौन सुन रहा है, मी, तो उस एग्जाम्पल में क्या मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है मतलब सी के द्वारा, स्पीच जैसे दिख रहा है, स्पीच का मतलब ही भाषण होता है, तो सी ने जितना भाषण दिया, यानी सी ने जितनी बात कही, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो शो हो रही है वो है सारी क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है वो, रिपोर्टेड स्पीच है वो, रिपोर्टेड स्पीच। आगे चलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को इसके अंदर। किसको लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। कैसे लेते हैं, यदि वाक्य में, वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो
रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते करते हैं। नंबर 1 रूल हो गया। रूल नंबर 1 हो गया, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया। अब ये तुम्हारे बेहतर समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करना है हमको? रिपोर्टिंग वर्ब जैसी लिखी है वैसी रखने देना है उसको, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। नंबर 2, और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो वो तो रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार चेंज करते हैं जैसे जैसे यहाँ पे आ जाए हमारा सेज। सेज का में चेंज हो जाएगी टेल्स में। यहाँ पे हमारा आ जाए से, ये कायम बदल जाएगी टेल में। यहाँ पे आ जाए हमारा सेट, ये कायम बदल जाएगी टोल्ड में। तो यदि ऑब्जेक्ट दिया है, यदि सेंटेंस में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट यदि दिया है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर वहां पे सेज लिखा है तो उसका टेल्स हो जाएगा, से लिखा है तो टेल हो जाएगा, और सैड है तो टोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे रिमार्क्ड होता है, रोट होता है, या इंक्वायर्ड होता है, या क्वेश्चन होता है, तो वो ऐसे शब्द चेंज नहीं होते हैं। मोस्टली जो 3 शब्द मैंने लिखे हैं ये ही चेंज होते हैं। और एक बात और आप अच्छे से समझ लीजिए कि अंग्रेजी में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे हम गणित में पढ़ते हैं ना कि इसको इधर लाएंगे तो ये इसका निशान ऐसे हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये समीकरण ऐसे हो जाएगी, और इसका एरो ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता है। अंग्रेजी में हमेशा जो परिवर्तन होते हैं वो बाएं से दाएं होते हैं, बाएं से दाएं होते हैं, लेकिन दाएं से बाएं कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाएं से दाएं ऐसे, जैसे तुम्हारे सामने नोटबुक रखी है तो तुम उल्टे हाथ की तरफ जो शब्द लिखा है उसे सीधे हाथ की तरफ जो शब्द है उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सीधे हाथ की तरफ वाला शब्द पहले से ही वहां लिखा है तो उसे आप यानी कि सेज का टेल्स करते सकते हो, लेकिन टेल्स का सेज नहीं कर सकते हो। वैसे ही सैड का टोल्ड कर सकते हो, अगर पहले से ही टोल्ड लिखा है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर से लिखा है तो उसको हम टेल कर सकते हैं, लेकिन अगर टेल लिखा है तो टेल का से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो परिवर्तन होते हैं अंग्रेजी में वो होते हैं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जितने भी बच्चे लाइव हैं या जो बच्चे कंटेंट में जाके या यूट्यूब पे जाके या कंटेंट में जाके डाउनलोड वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे कि जी ये अंग्रेजी ना बड़ा टफ है, ये 20 बार पढ़ लिया मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, समझ में आया ही नहीं रहा, पता नहीं क्या आफत है, समझ में आता ही नहीं है। तो ये समस्या है। अब इस समस्या को रिमूव करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब एक कहानी टाइप एग्जाम्पल देता हूँ। बेशक ये कहानी है लेकिन ना ये साइंटिफिक बात है।
देखिए, मानव का यानी हमारा जो दिमाग होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का काम है सिर्फ सोचना। क्या काम है कॉन्शियस माइंड का? सिर्फ सोचना। वो सिर्फ सोचता है, उसे ये नहीं पता कि वो अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, कोई मतलब नहीं है उसे, उसका काम है सिर्फ सोचना। और ये भी फैक्ट है कि अपने इस सोचने पर कोई भी व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता। पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या बात आ जाए। तो उसका काम सिर्फ सोचना है, कॉन्शियस माइंड का। और सब कॉन्शियस माइंड जो है, ये कॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है, ये अपने अंदर उसकी एक पिक्चर क्रिएट करता है, और पिक्चर को क्रिएट करने के बाद उसे तुम्हें दिलाने की कोशिश में लग जाता है। उसको नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है, यानी तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। सबकॉन्शियस माइंड ने क्या करा, कॉन्शियस माइंड ने सोचा और सोच के वो बात पहुंच गई सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति बार बार इस चीज को सोच रहा है और बार बार इसका ध्यान कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके लिए बहुत जरूरी है। उसने अपने अंदर उसकी एक पिक्चर क्रिएट करी और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो चीज तुम्हें मिल जाए, वो चीज तुम्हें मिल जाए। यह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब वो चीज चाहे तुम्हारे लिए नुकसान की है या फायदे की, उससे कोई मतलब नहीं है दिमाग को। इसका काम सिर्फ सोचना है, और सोचने पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देके बताता हूँ, तुम जब घर से निकलो बाइक पे या मोटरसाइकिल पे, दिमाग में बार बार ये विचार आया कि बोले कहीं यार पंचर ना हो जाए, कहीं यार पंचर ना हो जाए। चाहे कभी पंचर ना हो, ज्यादातर देखा गया कि उसी दिन पंचर होना है बाइक में, कारण चाहे जो भी रहा हो। वैसे हम जब घर से किसी शहर के लिए निकलते हैं और हमारे पास बाइक के डॉक्यूमेंट या किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, और दिमाग में बार बार ये आता है कहीं यार चेक इन ना मिल जाए, कहीं यार चेक इन ना मिल जाए, कहीं चेक इन ना मिल जाए, बार बार दिमाग में एक ही थॉट आ रही है। तो तुमने अक्सर देखा होगा कि चाहे कभी चेकिंग ना मिले, उस दिन चेकिंग जरूर मिलता है। किसकी वजह से होता है ये? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। किसकी वजह से होता है? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ये चीज होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने दिमाग में नेगेटिव विचार अगर आते हैं, देखिए नेगेटिव विचार आने पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मेरे दिमाग में नहीं आते होंगे नेगेटिव विचार? बिल्कुल आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। लेकिन बात यह है कि नेगेटिव विचार कितने आते हैं और कितनी देर तक आते हैं, इस पे आदमी नियंत्रण कर सकता है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, मतलब बार बार हम एक ही चीज सोच रहे हैं, तुरंत कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दो, कोई भी काम, दिमाग हमारा वहां से हटके दूसरे काम पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये थ्योरी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे ये सोचते हो कि अंग्रेजी में यार पता नहीं है, पल्ले नहीं पड़ता है कुछ भी, पता नहीं क्या आफत है, कौन सी भाषा बना दिया, अंग्रेज छोड़ गई इसे यहाँ पे और हमारा दिमाग खा रही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हमने तो कोशिश कर ली, हाई स्कूल में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, पर लेकिन समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी समझ में आने वाले नहीं है। तो तथास्तु, सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है? आशीर्वाद तथास्तु, तुम्हारी समझ में आने ही वाले नहीं है। ये जो सारी बातें होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है। अगर तुम अपने इस चीज पे कंट्रोल कर लो, तो मेरी गारंटी है, मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान चीज लगेगी तुम लोगों को, बहुत आसान, और इसको बेहतर समझ पाओगे तुम। हालांकि ये हमारी मतलब इंग्लिश का टॉपिक नहीं है बेशक, लेकिन इसको मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में, देखिए जब मैं था ना तुम्हारी जगह पे, तो मैं भी ऐसा ही था।
जिसने ये रूल सही से पढ़ लिए ना, ये मतलब रूल से मतलब जो भी रूल्स तुम्हारी बुक के अंदर हैं, तो उसकी बल्ले ही बल्ले। और जिसने नहीं पढ़े वो मेरी तरह। क्योंकि अगर अपने टाइम पे मैंने ये सही पढ़े होते तो मैं भी कहीं मोदी के बराबर में बैठा होता। बराबर से मेरा मतलब कहीं ना कहीं होता मैं। लेकिन उस समय नहीं पढ़े, आज अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आज अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि इसे अच्छे से पढ़ें। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं, जो बच्चे आज नहीं आए हैं या जिन्होंने कल का डेमो क्लास नहीं देखा है या जो थोड़े पीछे रह गए हैं, मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ आज और कल दोनों दिन, कि जो बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे हैं या जो डेमो भी नहीं देख पा रहे हैं वो देख लें। अगर हम एक बार कोर्स ज़्यादा स्पीड से खिंचवा दिया तो फिर इतना लोड हो जाएगा, इतना लोड हो जाएगा कि वो इसको कवरेज नहीं कर पाएंगे। और किसी भी चीज़ का बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मकान बना रहे हैं हम 6 मंजिला, और बुनियाद में लगा रहे हैं पीले की ईंटें और चिनाई कर रहे हैं गारे के पीछे है तालाब, क्या होगा उस मकान का? एक दिन तालाब ही पटेगा उस मकान से, भरा डल जाएगा तालाब में, मकान पूरा खत्म। तो इसलिए बेस जो है बड़ा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का शुरुआती समय है, मतलब बेस है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसको समझ के चलें। और समझ में तभी आएगा। समझ में जब ही आएगा जब आप इसको बेस से लेके चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम अपने इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आइए। और जिनको जानकारी नहीं है, देखिए शुरू में टेक्निकल इशू आया, सारी बातें आई, और कुछ बच्चे लाइव आए, फिर सोचा बोले पता नहीं कि होगा कि नहीं होगी, क्लास होगी कि नहीं होगी, उस चक्कर में थोड़ा सा व्यवधान हो गया। लेकिन अब सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा है। तो आप सब लाइव आइए, और लाइव के साथ साथ भी जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उन बच्चों को भी लेके आइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।